Hello students, myself Sanjay Kumar. Today we are going to discuss the principle of inheritance and variation part 9. In this part we are going to discuss the Mendel deviations या exceptions, the polygenic inheritance and pleiotropy. These interactions are due to intergenic interaction, means the alleles of two different genes are interact with each other to affect the phenotype of organisms. In the first type of interaction are called polygenic inheritance. In this type of interactions, a single trait is controlled by three or more genes या alleles. It is also called polygenes or multiple genes. That is, all the dominant alleles of different polygenes influencing the same characters. It is also called quantitative inheritance as long as the dominant alleles takes part in expressing. कहने का अर्थ है कि इसमें एक सिंगल ट्रेट क्या होंगे कि दो से अधिक जीन के द्वारा कंट्रोल होंगे, या तो वो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो सकता है या एक से अधिक क्रोमोसोम पर वो हो सकता है. अब जैसे इसमें क्या है कि ये एक ट्रेट है और इस ट्रेट को यहाँ पर बहुत सारे जीन्स के द्वारा, जैसे ये जीन्स एक हो गया, इसी तरह से दो हो गया, सेकेंड, थर्ड, दो से अधिक जीन के द्वारा जब किसी एक ट्रेट को कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक. यानी पॉली मीन्स मेनी और जेनिक का मतलब जीन्स इनहेरिटेंस, यानी वो सारे जीन मिल करके और एक ही ट्रेट को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन का जो स्किन कलर है वह एट लीस्ट 3 पॉलीजीन्स, दैट इज ABC, आर इन्वॉल्व्ड इन इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन कलर. तो यहाँ पर क्या हो गया इसमें कि एट लीस्ट 3 जीन्स, इसमें जो है एट लीस्ट 3 पॉलीजीन्स या 3 जीन्स, कौन कौन से, ABC, ये जीन जो होते हैं ABC आर इन्वॉल्व्ड इन द या इन इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन कलर, आर इन्वॉल्व्ड इन इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन कलर. तो इस कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है 3 जीन मिल करके ह्यूमन का जो स्किन का कलर होता है वो. अब यहाँ पर जैसे कि डार्क कलर है, तो डार्क कलर जो होगा वह रिस्पॉन्सिबल होगा किस जीन के द्वारा, तो AA, BB और CC, तीनों जीन का अपना अपना एलील है. उसी तरह से जो वाइट कलर होगा या लाइट कलर होगा, वाइट कलर का स्मॉल AA, स्मॉल BB, स्मॉल CC. तो कहने का अर्थ है कि ये एक डार्क कलर के मेल हैं या फीमेल हैं, इनको वाइट कलर के मेल या फीमेल के साथ क्रॉस किया जाएगा तो इनका जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो उसमें दोनों का कैरेक्टर चला जाएगा. जैसे वह हो जाएगा क्या, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, यानी यह जो हो गया
डार्क कलर और वाइट कलर को क्रॉस कराने के बाद जो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा यानी उसको मुलैटो कलर कहा जाता है। तो यहाँ पर मुलैटो, मुलैटो क्या हो गया? इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट कलर हो गया। अब इसका जो जीनोटाइप हो गया यानी इसके F1 जो मुलैटो हो गया, इसको अब क्या किया जाएगा? सेल्फ किया जाएगा, सेल्फ माने कि फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। एक मुलैटो मेल को एक मुलैटो फीमेल के साथ अगर क्रॉस किया जाएगा तो इसमें कितने तरह के गैमिट्स बनेंगे? बताइए कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? तो इस गैमेट्स फॉर्मेशन में हम बताए हैं कि 2n का ये जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन जो होते हैं वह 2n यानी वह हो गया क्या? 2^3 n इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ 3 जगह हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 8 टाइप्स हो गया। 8 तरह का ये क्या हो जाएंगे? इसका जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक, अब 8 तरह का जीनोटाइप हो जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं 8 तरह का जो जीनोटाइप है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक साइड में मेल और फीमेल का ये बना हुआ चार्ट है, गैमिट है। 8 तरह का इधर है, 8 तरह का इधर है, तो 8 इधर 8 इधर। तो उसका जो पॉसिबल चेकर बोर्ड में जो पॉसिबल जीनोटाइप हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 64 टाइप्स का, है ना? 64 टाइप्स का हो जाएगा। अब देखिए इस 64 टाइप्स में क्या है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखिए। देखिए इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में एग्स दिखाया गया है, तो एग्स में सर्किल बना करके दिखाया गया है। जैसे इसमें जो भी होगा वह आपको ए बी बी और सी का जो जीनोटाइप बनेगा गैमेट्स का, उसको आप फॉर्क लाइन मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। ऊपर में जो दिखाया गया है स्पर्म्स का दिखाया गया है, तो दोनों के बीच यहाँ क्रॉस कराया जा रहा है। तो एक तरफ से यहाँ पर 8 टाइप्स का एग बना है और ऊपर में जो दिखाया गया है वो भी 8 टाइप का स्पर्म्स बना है। अब दोनों के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज करेगा। जैसे कैपिटल ए को यहाँ पर डिनोट किया गया है वाइट सर्किल से, वाइट सर्किल देखिए है यहाँ पर, और जो ये आपको वाइट सर्किल हो गया और डार्क कलर को यहाँ पर डार्क कलर को यहाँ पर वाइट कलर से डिनोट किया गया है और वाइट कलर को यहाँ पर डार्क सर्किल से डिनोट किया गया है, या कुछ भी आप मान सकते हैं उसमें। अब दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो एक घर में देखिए जो कोना कॉर्नर में है 6 जो एलील है वो सब जो है वह लाइट डार्क है, यानी वो अगर उसको माने हैं डार्क तो वो डार्क होगा, ब्लैक कलर का होगा, और अगर उसको माने हैं वाइट तो वाइट कलर का। तो एक जगह वाइट होगा, 64 में से एक प्योरली ब्लैक होगा और उसमें एक जो है वो प्योरली डार्क होगा। 64 टाइप का कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है। उसके बाद तो हो गया है, पर यहाँ क्या, अब इसका जीनोटाइप देख सकते हैं और उसी जीनोटाइप पर फिनोटाइप आप निकाल सकते हैं। जैसे एक हो गया ब्लैक, उसके बाद 6 हो जाएगा डार्क, उसके बाद 15 हो जाएगा फेयरली डार्क, उसका जीनोटाइप एक तरह से आएगा। 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे मुलैटो, फिर 15 हो जाएंगे फेयरली लाइट, 6 हो जाएंगे लाइट और 1 हो जाएंगे वाइट। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं 68 टाइप्स के जीनोटाइप इसमें बनते हैं। तो इसके लिए इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ABC जो जीन होते हैं उसके द्वारा ह्यूमन कलर को कंट्रोल किया जाता है, और उसमें 2 मुलेटो को आपस में जब क्रॉस कराया जाएगा मेल और फीमेल को, तो उससे इस तरह का 64 टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा।
तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसमें स्किन का जो कलर होता है किस तरह से 64 टाइप का कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो दूसरे तरह का आपको ट्रेट होता है, जैसे कि हेयर कलर। हेयर कलर क्या है? सेकेंड एग्जांपल है हेयर कलर ऑफ ह्यूमन। तो इसमें क्या है कि 4 अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन के कारण हेयर का कलर कंट्रोल होता है, जो पाए जाते हैं 3rd, 5th, 10th और 18th क्रोमोसोम पर वो जीन पाए जाते हैं। तो 4 जीन कंट्रोल 1 ट्रेट एंड दी ट्रेट आर कॉल्ड हेयर कलर। तो यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, जैसे कि ये हो गया 3rd क्रोमोसोम, ये है 5th क्रोमोसोम, ये है 10th क्रोमोसोम और ये है 18th क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम पर अलग अलग पोजीशन पर ये जीन है, अलग अलग जीन है, जो सारे जीन क्या कंट्रोल कर रहे हैं, एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। और वो ट्रेट कौन सा है? वो ट्रेट है हेयर कलर, बालों के रंग को इसके द्वारा कंट्रोल, इसके द्वारा भी यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। तो देख रहे हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अलग अलग जीन के द्वारा, ये क्रोमोसोम है जो कि डिफरेंट जीन्स, 4 जीन्स हो गया, चारों जीन्स के द्वारा एक ट्रेट कंट्रोल हो रहा है जिसको हम लोग हेयर कलर कह रहे हैं। क्लियर? उसके बाद 3rd एग्जाम्पल है जैसे कि हाइट ऑफ ह्यूमन। तो हाइट ऑफ ह्यूमन में क्या है कि इसमें 3 या मोर जीन के द्वारा ये मनुष्य का जो हाइट है वो कंट्रोल होता है। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। तो दीज inheritance, that is polygenic inheritance, does not follow the Mendel principle law of unit character। यानी कहने का मतलब मेंडल बोले थे कि एक जीन एक कैरेक्टर या एक ट्रेट को कंट्रोल करेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे जीन मिल करके और एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो इतना ध्यान में रखेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टाइप का जो इनहेरिटेंस है जिसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी में हो जाएगा कि बहुत सारे एक जीन बराबर बहुत सारे कैरेक्टर। इसमें है कि बहुत सारे जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, और उसमें हो गया क्या कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, इसका उल्टा हो जाएगा उसमें। तो उसको देखते हैं। Now we are going to discuss the second type of intergenic deviation of Mendel's exceptions of Mendel, that is called pleiotropy. तो pleiotropy means pleon माने many और tropy means turn. In that is a single gene exhibits multiple phenotypic expression. That is the single gene has ability to control a number of character। मतलब एक जीन के द्वारा कई कैरेक्टर या कई ट्रेट को कंट्रोल किया जाता है इसमें। और यह जो कंट्रोल होता है कि माने इसके जो जीन होते हैं वो म्यूटेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं। अब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस
में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी जीन रिसेसिव क्यों हो जाता है। तो रिसेसिव इसलिए होता है कि उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड जो एलील या जीन होते हैं वह लेस इफ़िशिएंट इंजाइम बनाते हैं, या आपको नो इंजाइम बनाते हैं, या नॉन फंक्शनल इंजाइम बनाते हैं, जिसके कारण वो अपना जो इंजाइम है वह उस सबस्ट्रेट को वह लिंक नहीं कर पाता है, बना नहीं पाता है, जोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण वो फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब जैसे इसमें क्या हो गया कि ए सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ए सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। यह कह सकते हैं कि द सिंगल जीन हैज एबिलिटी, या दैट इज द सिंगल जीन हैज एबिलिटी टू, एक जीन के बराबर क्या हो रहा है कि कई कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है, तो एबिलिटी टू कंट्रोल ए नंबर ऑफ कैरेक्टर, एबिलिटी टू कंट्रोल ए नंबर ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि यह हो गया एक जीन हो गया, ये एक जीन हो गया, और एक जीन के द्वारा जब अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाएगा तो ये हो गया मल्टीपल कैरेक्टर, मल्टीपल, बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल किया रहा है। जैसे ये एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर, यानी ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हो गया। तो वन जीन हैज एबिलिटी टू कंट्रोल ए नंबर ऑफ कैरेक्टर। और ये जो जीन होते हैं ये इट अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट फिनोटाइप, ये मेटाबॉलिक पाथवे को इफेक्ट करते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग, इट अफेक्ट्स द मेटाबॉलिक पाथवे, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये इफेक्ट करते हैं और ये उस फिनोटाइप को चेंज कर देते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट फिनोटाइप, टू फॉर्म डिफरेंट फिनोटाइप, डिफरेंट फिनोटाइप्स को ये एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कहता है कि एग्जाम्पल इसका देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल इसमें देखा गया। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये एक डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। तो फिनाइल कीटोन यूरिया ये क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसके जो जीन होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन 12th क्रोमोजोम, 12वें क्रोमोजोम पर पाए जाते हैं, और देयर जीन आर म्यूटेंट and they are unable to produce an enzyme that is called phenylalanine hydroxylase। ये क्या है कि their recessive alleles are located on 12th chromosomes, 12th क्रोमोजोम पर ये पाए जाते हैं और ये रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, और ये म्यूटेंट होते हैं, ये जो दी जीन्स होते हैं या म्यूटेंट होते हैं, अनएबल टू प्रोड्यूस एन एंजाइम। तो ये क्या होते हैं कि दीज जीन्स आर म्यूटेंट होते हैं, यानी ये मॉडिफाइड होते हैं, दीज म्यूटेंट्स एंड unable to produce
एन एंजाइम जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम नहीं बना पाता है। अब इस एंजाइम का काम क्या है? तो जैसे नॉर्मल कंडीशन, अब यहाँ पर दो कंडीशन हम लोग लेकर चलते हैं। एक है नॉर्मल कंडीशन, अगर ये जीन काम कर रहा है, रिसेसिव फॉर्म में नहीं है, डोमिनेंट है, तो यह जो जीन है वो क्या करेगा? ये जो वन जीन है ये प्रोड्यूस करेगा, एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। वन जीन यानी इसका जो जीन है प्रोड्यूस करेगा, क्या एंजाइम प्रोड्यूस करेगा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। देखिए उस डायग्राम में कि किस तरह से वो जो जीन है वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। और यह जो एंजाइम है काम कहाँ करता है? तो प्रोटीन जब टूटता है, प्रोटीन टूटने के बाद वह टूट जाते हैं किसमें? फिनाइल एलानिन में। प्रोटीन टूटते हैं फिनाइल एलानिन में और ये इसी एलानिन को मेटाबोलाइज कर देता है, और मेटाबोलाइज कर देगा, और मेटाबोलाइज करके ये फिनाइल एलानिन को ये मेटाबोलाइज कर देगा एंजाइम, और मेटाबोलाइज करके और ये कन्वर्ट कर देगा टायरोसिन। तो ये फिनाइल एलानिन भी क्या है? ये कि एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड ये भी है, लेकिन ये हार्मफुल एमिनो एसिड है, ठीक। और ये टायरोसिन है, ये क्या है? यूजफुल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया का जो डोमिनेंट फॉर्म होता है, एंजाइम होता है, वो ये प्रोड्यूस करेगा, ये एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। और यह एंजाइम काम क्या करेगा? तो जब प्रोटीन हमारे बॉडी में टूटता है तो फिनाइल एलानिन, ये एमिनो एसिड है, वो बनाता है, और उसी को ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में, ये एंजाइम, ठीक। देख रहे हैं इस डायग्राम में कि किस तरह से वो प्रोटीन जो फिनाइल एलानिन है उसको कन्वर्ट कर दिया गया टायरोसिन में, और टायरोसिन जो है वहाँ से वो ब्रेन से अलग अलग चला गया है। लेकिन जब ये म्यूटेंट कंडीशन में रहेगा, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गया, लेकिन जब ये म्यूटेंट कंडीशन में रहेगा, तो म्यूटेंट कंडीशन में रहेगा तो वो ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब देखिए सेकंड केस क्या कहता है। सेकंड केस कहता है, म्यूटेंट केस है या म्यूटेंट एलील। तो म्यूटेंट एलील यहाँ देख रहे हैं कि ये जीन डू नॉट प्रोड्यूस, यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? तो फिनाइल एलानिन, ये नहीं, सॉरी, एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूटेंट कंडीशन रहेगा। तो तब क्या हो जाएगा कि ये इसका मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, किसका मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा? तो जो यहाँ पर प्रोटीन था, प्रोटीन जो यहाँ पर टूट रहा था किस में? फिनाइल एलानिन में, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होने लगेगा? उसी का उल्टा एक्यूमुलेशन होने लगेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, ये जमा होने लगेगा ब्रेन में, और धीरे धीरे इससे अलग अलग माने मोर देन वन फिनोटाइप कैरेक्टर जो है ये आपको शो करने लगेंगे। तो यह ये क्या करने लगेंगे? सोज जमा होने लगेगा ब्लड में ये,
यहाँ पर ये टूट रहा था तब ना टायरोसिन था, तो ये दूसरे काम में यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसीलिए ये जमा होने लगा ब्लड में, ब्रेन में जमा होने लगा, और जिसके कारण क्या हुआ कि ये सोज मोर फिनोटाइप, और ये बहुत सारे ये फिनोटाइप प्रोड्यूस करने लगे। क्या करने लगे? तो जैसे पहला हो गया इसमें क्या कि मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रूप से वो मंद हो जाएगा, कमजोर बुद्धि का हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑफ हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ये सेकंड दूसरा हो गया। लॉस ऑफ हेयर्स एंड थर्ड क्या हो जाएगा? स्किन पिगमेंटेशन, यानी स्किन के पिगमेंटेशन पर प्रभाव डालेगा। तो ये क्या हो गया? मोर देन फिनोटाइप्स हो गया। यहाँ पर एक से ज़्यादा फिनोटाइप को एक ही जीन, ये जो एक म्यूटेंट जीन है वही इफेक्ट कर दिया। तो इसी को कहते हैं क्या? प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। इसी को प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। ठीक, अब एक दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखते हैं, तब तक इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं प्लियोट्रॉपी का जो सेकेंड एग्जाम्पल है। ये सब जो है आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल सेकेंड ऑफ प्लियोट्रॉपी, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि म्यूटेंट जीन, जैसे कि फिनाइल कीटोन यूरिया, देखिए इसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या बताया जा रहा है कि ड्यू टू म्यूटेंट जीन इट डज नॉट फॉर्म हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो नॉर्मल आरबीसी होते हैं उससे ये डिफरेंट हो जाता है, कम हो जाएगा। अब नॉर्मल आरबीसी देख रहे हैं डिस्क लाइक है, गोल है, डिस्क लाइक है, और हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिकल शेप हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा। और सिकल शेप हो जाने के कारण उसी को कहेंगे कि उसमें खून की कमी हो गई। एनीमिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ आरबीसी या लॉस ऑफ ब्लड, लेस अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट। तो इसी को सिकल का मतलब होता है टेढ़ा हंसुआ के जैसा, है ना। तो उसी को सिकल सेल एनीमिया कहता है। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम होता है। अब इसी को कैसे होता है, तो जब हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर डिफेक्ट हुआ है। उसमें जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला प्रोटीन होता है वही इसमें म्यूटेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण इसमें आपको हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाया, ठीक, आरबीसी कम हो गया, एनीमिया, और इस एनीमिया के चलते अब दूसरा इफेक्ट डेवलप हो जाता है। अब जैसे ये जीन हो गया, ये जीन हो गया आपको सिकल सेल एनीमिया वाला जीन, ये म्यूटेंट हो गया, रिसेसिव है, और ये क्या करेंगे कि यह जीन अब अलग अलग एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। अब जैसे देखिए इस डायग्राम में देखिए क्या कह रहा है कि ये जो जीन है अलग अलग। अब जैसे पहला है वहाँ पर ब्लाइंडनेस, आँख पर, माने उसको क्या बोलते हैं, अंधापन कह सकते हैं, ब्लाइंडनेस। तो फर्स्ट फिनोटाइप इफेक्ट हो गया क्या? ब्लाइंडनेस हो गया। सेकेंड फिनोटाइप क्या हो गया कि किडनी फेल्योर, अब सॉरी लीवर फेल्योर, लीवर डैमेज कहिए, लीवर डैमेज, क्योंकि ब्लड का सारा काम लीवर के द्वारा रेगुलेट होता है, तो उसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपको ये लीवर डैमेज हो जाएंगे। और थर्ड क्या हो सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए उस डायग्राम में है, थर्ड हो गया हार्ट अटैक। तो इस तरह से ये सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। उसी तरह से फिनाइल कीटोन यूरिया का हम लोग देख लिए। प्लांट में भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोग देख चुके हैं कि शेप ऑफ सीड, शेप एंड साइज ऑफ जो पीप्स का जो सीड होता है
वो थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा, जो पहले देख चुके हैं, केवल यहाँ पर लिख दीजिए। तो शेप एंड साइज ऑफ पी सीड। शेप एंड साइज ऑफ पी सीड में क्या था कि वो बड़ा जो सीड था, लार्ज और राउंड जो सीड था, उसके लिए क्या था, कैपिटल BBLL था, और यहाँ पर एक वो स्मॉल और रिंकल्ड था, उसके लिए स्मॉल भी था एल। इस दोनों को क्रॉस करा दिए थे तो कैपिटल भी स्मॉल भी हो गया था, यानी यह साइज कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, लेकिन इसका जो शेप हो जाएगा वह राउंड हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जीन एक ही है, लेकिन वह साइज और शेप दो ट्रेट को ये इफेक्ट कर रहा है। यानी यह जो जीन है, एक जीन, वो जीन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, शेप को यहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं और साइज को इफेक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लियोट्रॉपी। सो नाउ इन दिस टॉपिक, एक्सेप्शंस या डेविएशंस ऑफ मेंडलिज्म,